नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका स्टेप अप एकेडमी में और मैं गीतांजलि अंधेरिया। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज पाठ 9 लखनवी अंदाज। लखनऊ वालों का अपना ही कुछ अंदाज होता है, पहनावा, बोलने का तरीका, उनके हर कार्य में एक अलग ही अंदाज दिखता है, कुछ शाही अंदाज होता है। तो आज देखते हैं कि लेखक ने लखनवी वासियों का ऐसा कौन सा अंदाज जो यहाँ पर पाठ के आधार पर व्यक्त किया है। लेखक ने अपनी भी कुछ बातें यहाँ पर लिखी हैं कि आखिर उनको कहाँ ऐसा और क्या करने पर या किस व्यक्ति के साथ बैठने पर लखनऊ का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। तो यहाँ जो हमारे लेखक हैं जिन्होंने ये पाठ लिखा वो हैं यशपाल जी। यशपाल जी का आप चित्र देख रहे होंगे, छाया चित्र है ये उनका और इन्होंने ही ये लिखा हुआ है। और इनका परिचय देख लेते हैं। सुप्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब में स्थित फिरोजपुर छावनी में हुआ। उनके पिता का नाम हीरालाल और माता का नाम प्रेम देवी था। फिरोजपुर से मैट्रिक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज बीए की शिक्षा ग्रहण की। वहीं उनकी मुलाकात भगत सिंह सुखदेव से हुई। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। उनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1976 1976 में हो गई। यशपाल ने अपनी रचनाएं विविध रूपों में प्रकट की हैं, मतलब कई प्रकार की रचनाएं इनकी लिखी हुई हैं। कहानी संग्रह कुछ इस प्रकार है: ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, बदुलिया, धर्मयुद्ध, फूलों का कुर्ता, ज्ञानदान, उत्तराधिकारी, चित्रकार शीर्षक, सच बोलने की भूल, उत्तमी की माँ आदि। और यहाँ पर एक का पृष्ठ आप देख ही पा रहे हैं, पिंजरे की उड़ान। उपन्यास भी उन्होंने लिखा: झूठा सच, अमिता, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, संस्मरण, सिंहावलोकन, गांधीवाद का शव, चिंता, नाटक, नशे नशे की बात, रूप की परख, गुडबाई, दर्द दिल, ये इनके क्या थे? नाटक थे। और यहाँ पर गांधीवाद की शव परीक्षा यशपाल के द्वारा लिखी हुई है, जिसका चित्र आप यहाँ देख पा रहे हैं। इनकी कुछ साहित्यिक विशेषताएं हैं। साहित्यकार यशपाल की रचनाओं पर मार्क्सवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनकी रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। समाज में जो दिखावा होता है, जो रूढ़िवादी होती है, उनकी तरफ उनकी रचनाएं ज़्यादा लिखी हुई हैं। उनकी भाषा शैली, यशपाल जी की भाषा में स्वाभाविकता, सजीवता, रचनागत विशेषता है। उनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज, पात्र अनुकूल, भाव अभिव्यक्ति में समर्थ है। उनकी शैली वर्णनात्मक, संवाद प्रधान और प्रभावपूर्ण है। भावों के प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए उर्दू, अंग्रेजी इन शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने किया है। कुछ तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है: सज्जन, सतृष्ण, निश्वास, चक्षु, ज्ञान और विघ्न। उर्दू के कुछ लिए हैं: मुफस्सिल, गवारा, एहतियात, करीने, वल्लाह, शुक्रिया, तलब, किबला, तस्लीम, नफीस, नमुराद आदि। कुछ अंग्रेजी के भी: पैसेंजर ट्रेन, सेकेंड क्लास, टिकट, बर्थ, एब्स्ट्रैक्ट इन शब्दों का प्रयोग किया है। मुहावरे, सिर खम लेना, इनके जो पाठ है उसमें दिखाई देगा। ज्ञान चक्षु खुलना, सतृष्ण आंखों से देखना। तो इन्होंने अपनी भाषा में देखिए तत्सम उर्दू के शब्द, साथ ही जो संस्कृत के शब्द, इसके साथ अंग्रेजी के शब्द, इनका प्रयोग, मतलब इनके लेख में सब कुछ देखने को मिलेगा। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। यहाँ से आपका पाठ प्रारंभ हुआ। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर से जाना नहीं था, दूर तक तो नहीं जाना था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए या उससे देख पाएं, इसके लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया।
तो उन्होंने बताया कि मुफस्सिल की जो पैसेंजर ट्रेन थी, यदि आपको सेकंड क्लास में आराम से बैठते हुए जाना है तो टिकट थी उसकी, लेकिन कुछ दाम अधिक थे। दूर तो लेखक को ऐसे जाना नहीं था, लेकिन यदि प्राकृतिक दृश्य देखना हो, यहाँ पर लेखक बताएंगे कुछ वो उनको कहानी लिखनी हो, कुछ लेख लिखना हो, तो सोचने के लिए वो सोच रहे थे कि यहाँ बैठा जाए। एकांत में वो लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि कहानी सोचने के लिए हम खिड़की से प्राकृतिक दृश्य, अपना वातावरण देखना चाहते थे। तो सेकंड क्लास का टिकट लेखक ने ट्रेन में बैठने के लिए ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। उन्होंने सोचा था कि डिब्बे में कोई नहीं दिख रहा है, मैं अकेला हूँ, आराम से सोचूंगा, आराम से लिखूंगा। चूंकि अपनी सोच के विपरीत, मतलब ऐसा नहीं हुआ। निर्जन, जो कि जहाँ व्यक्ति ना हो, वो होता है निर्जन। निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। एक बर्थ पर लखनऊ के एक नवाब बड़े अपने सफ़ेद पोश, मतलब उनकी जो पोशाक थी वो सफ़ेद रंग की थी, उसको पहनकर आलती पालती मारकर बड़े आराम से बैठे हुए थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे, बढ़िया 2 ताजे जो अभी खरीदे गए हों, एकदम उसमें कोई गंदगी नहीं, साफ सुथरे बढ़िया तौलिए पर, जो तौलिया उन्होंने अपने पास लेके रखा था उस पर रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा, मतलब अचानक कूद जाने से, अचानक जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े, सज्जन की आंखों में, मतलब वो नवाब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। मतलब वो भी सोच रहे थे अभी तक इस डिब्बे में कोई नहीं है, बढ़िया आराम से बैठूंगा, कोई झिझक नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब लेखक अचानक चढ़ पड़े, डिब्बे के अंदर कूद पड़े, तो उनके चेहरे पर हाव भाव दिख रहे थे कि अरे ये कहाँ से आ गए, कौन आ गया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। लेखक ने सोचा हो सकता है ये भी कोई कहानी गढ़ रहे हो, या अपने सामने खीरा रखे, उनको वो खाना रहा होगा और मैं चढ़ गया, तो हो सकता है उसका भी कोई संकोच इनके अंदर हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। ये नवाब साहब बैठे हैं, ये लेखक जी बैठे हैं। तो जब हम सामने वाले के ट्रेन में हम चढ़ते हैं तो हमें सामने वाले के हाव भाव मालूम हो जाते हैं कि ये बात करने के इच्छुक हैं या नहीं। तो लेखक को भी ये मालूम हो गया कि लगता है कि नवाब जी बात नहीं करना चाहते। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। लेखक कह रहे ठीक, जब उनको बात नहीं करनी थी नवाब साहब को, तो मैंने भी बात नहीं की, मैंने भी अपनी आंखें चुरा ली कि ठीक है भाई, हम भी आपकी तरफ नहीं देखते हैं। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो मतलब जब भी खाली बैठते हैं तो लेखक कुछ कुछ, देखिए लेख लिखने वाला कुछ कुछ सोचता रहता है, आगे क्या लिखा जाए, ये ऐसा होगा तो क्या होगा, ये ऐसा हुआ होगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाना चाहिए था। तो ऐसे कुछ कल्पना करते हुए देखिए क्या कल्पना कर रहे हैं वो। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब चूंकि लेखक के सोचने की आदत है, अब लेखक के पास सोचने को, चूंकि व्यक्ति एक सामने बैठा था, अचानक से जो दिख गए थे, तो उनके सोचने में यहाँ पर सर्वप्रथम जिनका नाम आया वो थे नवाब साहब। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। अब गवारा ना हो कि शहर का कोई भी सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता दिखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। अब यहाँ पर लेखक ने अनुमान लगाया कि नवाब साहब ने आराम से बैठने के लिए सेकंड क्लास का डिब्बा लिया होगा, और चूंकि इनकी नवाबी में खलल ना पड़ जाए, कोई देख ना ले, इसलिए कि ये मतलब सेकंड क्लास में है, मंझले दर्जे में, मीडियम, तो इसलिए चुपचाप बैठे थे, अकेला सफ़र तय करना चाह रहे थे। और खीरे भी इसीलिए खरीदे होंगे क्योंकि ये अकेले थे, बढ़िया खाते खाते जाएंगे, और अब किसी और के सामने ये खीरा कैसे खाएं, ऐसा ये सोच रहे होंगे। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे।
कनखियों से मतलब धीरे धीरे नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर कर रहे थे। वो गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहे थे कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि उनका बात करने का कोई मन नहीं था, बात करने का उनका कोई विचार नहीं था। तो वो गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहे थे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। अब नवाब साहब जो कि हमसे मित्रता भी नहीं करना चाहते थे, अचानक नवाब साहब ने कुछ कहा। क्या कहा? आदाब अर्ज। चूँकि नवाबी अंदाज है तो लखनवी का ये अंदाज है कि आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। जब लेखक ने सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ते से ही देखा कि नवाब साहब तो मुझसे बात करने के मूड में ही नहीं दिख रहे हैं और अब नवाब साहब ने मुझे खीरे के लिए पूछ लिया। अचानक भांप लिया। लेखक जान गए आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए, मतलब आप ही इसे लीजिए। लेखक ने कहा, वाह, पहले तो मुझसे बात नहीं कर रहे थे, आप क्या चाह रहे हैं? क्या हम आपके खीरे के लिए बैठे हैं इसलिए आप मुझसे बात कर रहे हैं? नहीं खाना मुझे आपका खीरा। बड़े उन्होंने भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया, शुक्रिया जनाब, किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर साफ करके सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, फुल तैयारी के साथ थे। दोनों खीरों के सिर काटे, जो कि हम काटते हैं, झाग निकालते हैं। कहते हैं कि खीरे के अंदर जो कड़वाहट है वो उस झाग से बाहर हो जाएगी। तो उन्होंने भी ऐसे किया, चाकू निकाला, दोनों सिरों से काटा और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बड़े ही एहतियात के साथ, बड़े ही तरीके के साथ छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाया। करीने से, एक तरीके से तौलिए पर एक सा सजाया। एक एक फाक मतलब एक एक कली, एक एक पीस काटते गए और उसे बढ़िया तरीके से तौलिए पर रखते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। वो बता रहे हैं कि लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचने वाले होते हैं उनका अपना एक अंदाज होता है। वो जिस तरीके से खीरा देते हैं, नमक और जीरे का पाउडर और साथ ही लाल मिर्च का पाउडर, वैसा ही वहाँ खाने वालों को भी इस बात का बहुत अंदाज होता है। तो नवाब साहब ने बहुत करीने से, करीने मतलब बहुत ढंग से, तरीके से खीरे की फाँक पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च क्या कर दी, बुरक दी। बड़ी ही उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से, मतलब उनको क्या था कि खीरा सामने था, खीरे पर नमक मिर्च लगाया। अब उनको बड़े ही ध्यान से खीरे को देख रहे थे और उनके मुख में जो पानी आ रहा होगा उससे जिस तरीके का मुख, उनका जबड़ा जैसा हो रहा होगा, उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो गया। मतलब मुख में पानी आने लगा बढ़िया खीरे पर। अच्छा, ऐसा नहीं करना कि मैं यहाँ नाम ले रही हूँ, आप सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते उठ के खीरा खाने चले जाओ। ठीक, आप आराम से जब इसे दोबारा सुनेंगे वीडियो को, तब अपने सामने खीरा रखना, उसमें जीरे और नमक का पाउडर लगाना और लाल मिर्च भी, और फिर नवाबी के अंदाज में जब आप खाएंगे तो लखनवी अंदाज का ये पाठ आपको यूँ समझ में आ जाएगा। तो ये लेखक का पहले तो अनुमान था कि क्यों सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठे नवाब साहब, अब ये सब कुछ लेखक के सामने चल रहा था। तो उनका मुख प्लावित हो रहा था, अर्थात मुख में पानी आ रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, बड़े अमीर बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अब बड़ी देर से सोच रहे थे खाएं कि नहीं खाएं, बड़े रईस बन रहे थे, बड़े शरीफ बन रहे थे, लेकिन अब तो ये आ गए अपने पर। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का वालम खीरा है।
अब यहाँ पर वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, मतलब लखनऊ का बड़ा लाजवाब खीरा है, आप भी खाइए ना। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। अब यहाँ पर जब खीरे में नमक मिर्च लगा दिया जाए तो हमारे मुंह में पानी आना तो बनता है। लेखक के मुंह में भी पानी आ गया, लेकिन इनकार कर चुके थे, मना कर चुके, कैसे कह दूं भाई कि हमको भी खाना है। आत्मसम्मान निवाहना था, चूंकि मना कर दिया, हाँ तो कर नहीं सकते थे, तो उत्तर दे दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। मैदा भी जरा कमज़ोर है, मैदा मतलब पाचन क्रिया। किबला शौक फरमाए, इस समय तलब मतलब इस समय मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं खा लूँ, कोई इच्छा नहीं हो रही है। शौक फरमाए, किबला शौक फरमाए मतलब आप प्लीज़ आप लीजिए, और मुझे ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। दूसरा, मेरा कुछ पाचन भी ठीक नहीं है। नवाब साहब ने सातृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, लंबी सांस ली, खीरे की एक फांक उठाकर ओठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया, मतलब मुंह में आए पानी को भी गटक गए। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। अरे अभी तो खिड़की इतनी बढ़िया से खीरे को पोंछा, धोया, फांक की, आराम से उनको जमाया, एक से ढंग में लगाया, नमक मिर्ची जीरे का उस पर छिड़काव भी किया, बड़े आराम से उसको उठाकर सूंघा, देखा, स्वाद मुंह में ही ले लिया बिना उसको चखे, और उस पर जो फांक थी उसको खिड़की से फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसवादन करके खिड़की के बाहर फेंकते गए। हर एक फांक के साथ उन्होंने यही किया। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। अब चूंकि खाया नहीं, केवल फांक को सूंघा और फेंक दिया, उसके बाद भी डकार रहे नवाब साहब, क्या बात है। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील, न मुराद मेदे पर बोझ डाल देता है, मतलब बेकार ही ये है, ये तो पेट को खराब कर देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। अब यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि मेरा मैदा खराब है, मैदा मतलब पेट, यहाँ पर इन्होंने मान लिया ये खराब कर देता है। अब लेखक को कुछ कुछ बातें समझ में आ गई और यहीं से उनकी कहानी का हो गया आरंभ। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का जब डकार आ सकना तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। यहाँ पर लेखक ने सोच लिया कि देखो कुछ हम लिख तो पा नहीं रहे, लेकिन व्यक्ति ने खीरे को खाया नहीं, केवल सूंघकर स्वाद लिया और डकार भी मार दी, तो हम भी बिना पात्र, बिना घटना, बिना कहानी के कहानी लिख दें तो कहानी यदि बन जाए तो क्यों नहीं बन सकती है। तो यहाँ पर लेखक ने क्वेश्चन मार्क कर दिया, एक कमेंट है, ये एक कमेंट कर दिया कि जब ये कर सकते हैं बिना स्वाद के, तो हम भी बिना पात्र के कहानी लिख सकते हैं। तो उनको वहाँ पर गुस्सा आई और ये था उनके नज़रों में नवाबी, कि यहाँ पर नवाब साहब कुछ भी नहीं है, लेकिन केवल अपना क्या दिखा रहे हैं कि हम तो नवाबी हैं, हम तो अपने मन से ही अपना उठाते हैं और खाते हैं, हम इस तरीके का नहीं देखते, हमारा ये अंदाज है। ये उन्होंने अपना अंदाज इस तरीके से बताया है, ये अपना अंदाज बता रहे थे कि हम अमीर लोग हैं, हम गरीब लोग नहीं, हम तो इस तरह से खाते हैं, हम सूंघ कर ही खाते हैं, हमें और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जो आपका पाठ है वो होता है समाप्त, और यहाँ के बाद से होगा अभ्यास स्टार्ट। तो आज आपने ये कहानी पढ़ ली, सुन ली, समझ ली, नए नए शब्दों का प्रयोग हुआ जिनका अर्थ भी आपने जाना और एक नवाबी अंदाज भी आपने यहाँ पर देख लिया है।
तो आज के वीडियो में हम केवल पाठ पढ़ेंगे और अगले वीडियो के लिए इंतजार बनाए रखिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि अगला वीडियो होगा अभ्यास के साथ, जिसको करना है बहुत आसान क्योंकि पढ़ लिया है आपने पाठ। और पेपर की तैयारी के लिए अभ्यास करना, समझना, लिखना दोनों ही आवश्यक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।